नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। GK24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। आज से 21 दिन के बाद पश्चिम बंगाल के अंदर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो, उससे पहले तमाम पार्टियां अपनी अपनी टीम तैयार कर रही हैं। टीमों से मतलब है उन योद्धाओं को तैयार कर रही हैं जो लोगों को वोट लाने के लिए यानी अपने पलड़े को भारी बनाने के लिए काम आ सकते हैं। सबसे पहले इस मामले में बाजी मारी है ममता बनर्जी ने। आज अपनी पूरी टीम का ऐलान करते हुए 291 नामों को साझा किया है कि कौन सा उम्मीदवार टीएमसी का कहां से मैदान में उतरेगा। लेकिन खुद ममता बनर्जी ने जिस दावे को सबसे आगे रखा था उसमें थोड़ा बदलाव किया। यानी ममता बनर्जी ने खुद कहा था कि नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन पुरानी सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने किया, तो इस पर चर्चा भी तेज हो गई। ममता बनर्जी की नई टीम के अलावा पुराने चेहरों को कहां जगह दी गई, किस तरह से समीकरण तैयार किया गया, उससे बात करें। उससे पहले इस समय पश्चिम बंगाल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ बाकी टीमों का इंतजार हो रहा है कि कौन सी पार्टी कहां से किस उम्मीदवार को उतारेगी। इसी बीच में पश्चिम बंगाल के चुनाव में सितारों की भरमार दिख रही है। खबर यह कि 7 मार्च को बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं मिथुन चक्रवर्ती और सौरव गांगुली। खबर यह है कि पीएम की ब्रिगेड मैदान की रैली में दोनों ही मौजूद रहेंगे, यानी सौरव गांगुली भी मिथुन चक्रवर्ती भी इस रैली का हिस्सा होंगे। और यह भी खबर है कि जब से मोहन भागवत से मिथुन चक्रवर्ती ने मुलाकात की है तब से कहा जा रहा है कि मिथुन मन बना चुके हैं बीजेपी ज्वाइन करने का। सौरव गांगुली को लेकर भी चर्चा है कि 2 दिन बाद 7 मार्च को जब मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी ज्वाइन करेंगे तभी सौरव गांगुली को भी बीजेपी में ज्वाइन करवाया जा सकता है। दोनों ही मंच पर रहेंगे, दोनों ही रैली का हिस्सा होंगे। इसका मतलब साफ है कि बहुत जल्द दोनों दरअसल सितारे अपनी सियासी पारी को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती सांसद रह चुके हैं टीएमसी से, लेकिन अब दरअसल टीएमसी नहीं बीजेपी का पलड़ा भारी करने की तैयारी चल रही है। कई सितारे ऐसे हैं जो पहले से झुकाव रखते हैं और जिनमें मिथुन चक्रवर्ती सौरव गांगुली की कुछ पिछली मुलाकातें बताई जा रही हैं। इसी संदर्भ में हो रही थी कि दोनों बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, यानी सितारों से सजी हुई पार्टियां इस बार मैदान में उतरेंगी, जिसमें बीजेपी भी टीएमसी के मुकाबले पीछे नहीं रहना चाहती है। एक दिन का इंतजार, उसके बाद प्रधानमंत्री की रैली में कहा जा रहा है कि दोनों ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और आज जब कुछ घंटे पहले ही ममता बनर्जी ने अपनी टीम का ऐलान किया तो क्या कुछ कहा, क्योंकि उनके निशाने पर बीजेपी भी रही और नए चेहरों को लेकर कितना भरोसा जाहिर किया ममता बनर्जी ने इस बार की सियासत को लेकर। चुनावी ऐलान में क्या क्या और बातें कहीं, आप भी सुनिए। मैंने ही बोला पहले, আমি সব মিটিংয়ে বলতাম কি আমাদের দু দলের খেলা হবে, দেখা যাবে কে জিতবে। খেলা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে। আর হিন্দিতে হচ্ছে খেলেंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। एक काम करो ना, बोलो ना 294 में 294 फेज में इलेक्शन करने के लिए, और बोल दो देश में जितना भी कश्मीर से कन्याकुमारी का, हिमाचल से बिंदा पर्वत जितना भी है ना, सब फोर्स को इधर भेज देने बोलो। उसमें भी अमित शाह नहीं कर पाएगा, नरेंद्र मोदी नहीं कर पाएगा। ये जनता का बात है, जनता को अविश्वास मत करो, जनता का विश्वास में छोड़ दो। और बंगाल का जनता भारी कीमत से जिताता है। This would be my question, and this time I am telling you, we are very aggressive and we will fight out our battle till the end. And if they think that they are aggressive policies, they misuse their policy, they abuse us, they accuse us, they take action against us, we don't care. We dare only the people. We respect election commission, but our request would be that don't play the game with the BJP hands. Play the game with the people. People is the main. का तो ऐलान किया, साथ ही साथ ललकारा भी तमाम पार्टियों को कि इस बार कोई भी बाहरी कार्ड नहीं चलेगा। बंगाल के लोग बंगाल के लोगों को और वहां के सियासतदानों को पसंद करते हैं, लेकिन आज जब 291 नामों को साझा किया तो क्या तालमेल दिखा, सियासी समीकरण कहता क्या है वो भी समझिए। 79 ऐसे उम्मीदवार हैं जो एससी से आते हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। 17 एसटी उम्मीदवारों को जगह दी गई है। 42 मुस्लिमों को भी यानी उम्मीदवार बनाया गया है। इस बार 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। अच्छा खासा प्रतिशत महिलाओं का है बंगाल के अंदर, लेकिन पिछली बार 49 तो इस बार 50 महिलाओं को टिकट मिला है। 3 सीटें ऐसी हैं जो टीएमसी ने अपने सहयोगी दलों को दे दी, यानी 294 में से 291 उन तमाम सीटों पर एक ही बार में ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया जिनको उम्मीदवार बनाना था। हालांकि बहुत हद तक ट्रेंड रहा है अलग अलग तरीके से चुनावों में उम्मीदवारों को उतारने का, लेकिन एक ही बार में
सारी रणनीति और जो सियासी समीकरण है, ममता बनर्जी की टीम पूरी तरह से तैयार है। आज उसका ऐलान सबसे पहले हुआ है। कई पार्टियां अभी तक नामों पर मंथन कर रही है, उससे पहले ये जानकारी दे दी गई कि ममता बनर्जी की टीम में कौन कहां से शामिल होगा। कुछ टिकट कटे, नए लोगों को जगह मिली, तो पश्चिम बंगाल की सियासत में इस बार बाजी मारने के लिए जो ममता बनर्जी का फॉर्मूला है, उसके मुकाबले बाकी पार्टियों के लिए क्या खास रहेगा, इस पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज आत्रे जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से आ गए हैं। अनुज आत्रे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से अरविंद सिंह जी आ गए हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। टीएमसी से नीरज राय हमारे साथ है। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मेरा पहला सवाल अनुज आत्रे जी आपसे है कि कांग्रेस इस पूरी परिस्थिति में, जब टीएमसी ने एक ही बार में सारे नामों की घोषणा कर दी, खुद को आप कहां देख रहे हैं और इस लिस्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ममता बनर्जी की टीम पूरी तरह से तैयार है। चल रही लिस्ट जो है कांग्रेस पार्टी की हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, कम्युनिस्टों की हो, सबकी लिस्ट समय समय पर आ जाएगी। जैसे अंतिम तिथि आएगी, अभी समय है नामांकन का, उस हिसाब से आ जाएगी। अभी हमारे यहाँ स्क्रीनिंग चल रही है। स्क्रीनिंग कमेटी जैसे ही फाइनल कर देगी कैंडिडेट्स के नाम, निश्चित तौर पे आप लोगों के सामने आएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बार बंगाल की जनता को जो है एक बिल्कुल ऐसे सदे हुए कैंडिडेट्स का दिया जाए जो कि रक्त रंजित राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने जो बंगाल में जो शुरू कर दिया है, उसका पटाक्षेप हो। जो बीते कई दशकों से जो है बंगाल को जिस तरह से बदनाम करने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस सबसे पहले की सरकारों में रही है, आज जो बंगाल जो हमारा जो एक सबसे प्राचीन प्रदेश रहा है, सांस्कृतिक प्रदेश रहा है, सांस्कृतिक धरोहर का प्रदेश रहा है, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो एक जन्मभूमि और कर्म भूमि रही है, उस प्रदेश को जो हम चाहते हैं पुनः जो है देश में अपने जो योगदान दे। जो एक औद्योगिक इंडस्ट्रीज के नाम से जो एक प्रदेश कहलाया जाता था, जहाँ 56,000 बड़े उद्योग थे, देश को जो है अपना कहीं ना कहीं रोजगार देते थे, देश की इकोनॉमी में अपना योगदान देते थे, आज उन 56,000 में से 50,000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। उसके लिए जिम्मेदारी इन लोगों की कोई तैयार लेने को तैयार नहीं होता। सरकार चाहे वर्तमान में टीएमसी रही हो, 10 सालों से राज्य कर रहे हैं, या 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में सरकार है, कुछ नहीं सोचते हैं वहां के विषय के बारे में। लेकिन किसी तरह से अपनी सत्ता बची रहे, सरकार बची रहे और हम लोग जो है सत्ता की मलाई चाटते रहे, केवल यही है इन लोगों का। भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, इन दोनों का नहीं, ठीक है। अरविंद सिंह जी आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन अनुज आत्रे जी, जैसे आपने अपने शब्दों में ये चीज जाहिर की कि देखिए टीएमसी का शासन देख लिया, बीजेपी का देख लिया, लेकिन कांग्रेस दिख कहां रही है? आप तो केरल में जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, पुडुचेरी दिख रहे हैं, आप असम में दिख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में कहां दिख रहे हैं आपके नेता? कौन से नेता नहीं दिखे? हमारे तमाम नेता पर जो बंगाल के जो जिन लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई है, बिल्कुल देख रहे हैं। बंगाल की हमारी लीडरशिप हो, चाहे चलिए इस पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे कि दिल्ली का दखल पश्चिम बंगाल में कितना है, वो हमने पिछले हफ्ते देखा था, और उससे आप कैसे बाहर निकलेंगे कि अगर दिल्ली की आवाज कुछ और है, पश्चिम बंगाल की कुछ और है। आपके पास मैं उससे पहले नीरज राय जी, 2 महीने पहले ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी और भवानीपुर से भी लड़ सकती हैं। अब सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, कोई खास वजह इसके पीछे है? नंदीग्राम जाने से कोई ऐसा मैसेज है जो पूरे पश्चिम बंगाल को मिलेगा? देखिए प्रियंका, इसकी कोई खास वजह नहीं होती है। आपको याद होगा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 लोकसभा में 2 जगहों से इलेक्शन लड़े, तो उसका खास वजह कुछ नहीं था, लेकिन वो चुनाव लड़े बनारस से और गुजरात से, वहां के छोड़ के बनारस में रह गए। लेकिन ममता जी ने जो कहा, तो बंगाल के अंदर किसी भी सीट पे तो चुनाव लड़ ही सकती हैं। और एक खास वजह यह भी हो सकती है, या है भी, कि जब अमित शाह जी से लेकर शुभेंदु अधिकारी तमाम लोगों ने वहां पर ये डंका पीटना शुरू कर दिया था कि अब तो तृणमूल कांग्रेस चुनाव हार गई और लंबे लंबे मतलब चैलेंज देने लगे, तो इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी चुनाव लड़के दिखाएं तो मैं 50,000 वोटों से हराऊंगा। तो ममता बनर्जी जी ने उसी दिन स्वीकार कर लिया कि मैं तो वहीं से चुनाव लड़ूंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी संशय की स्थिति में है कि शुभेंदु अधिकारी जी कल बोल रहे थे कि अगर पार्टी में चुनाव लड़ूं या न लड़ूं, लेकिन उनको हरा के दिखाऊंगा। तो हमने जो कमिटमेंट किया उसको मैंने आगे दिखा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करती है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, एक छोटी सी बात बताइए, ये कितना सच है कि भवानीपुर में ज्यादातर जो वोटर है वो बाहरी गैर बंगाली हैं? देखिए, ये कोई बहुत है नहीं, वहां पर जो बंगाल में रहने वाले आप लोग तो यही सबसे ज्यादा तो आप यही कह रहे हैं कि बाहर ही इससे काम नहीं चलेगा, जो बंगाली है वो तय करेगा कि कौन सियासतदान होगा जो कुर्सी पर बैठेगा।
हाँ, उसको मैं समझा दे रहा हूँ। आप देखिए, गौर करने वाली बात है प्रियंका कि वहां पर बंगाल में मुख्यमंत्री के लिए चुनाव हो रहा है और ममता बनर्जी जी के अपोजिशन में इनके पास एक नेता ही नहीं है। और उसके से बड़ा दुर्भाग्य देखिए देश का कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालसा में देश के प्रधानमंत्री को एक मुख्यमंत्री के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री वो गुजरात के थे, गुजरात के हो सकते हैं, बंगाल के लिए तो बंगाल में तो नहीं हो पाएंगे ना। तो ममता जी गलत तो कह नहीं रही है, लेकिन अब इसको लेकर बाहरी कहा जाए जनता को, तो मैं बता दूं प्रियंका कि वहां पर हमारे ही घर से 4-5 पीढ़ियां वहीं पर रह रही और आज भी हैं। तो हम लोग कभी बाहरी नहीं रहे, वहां पर बिजनेस करने वाले रहने वाले लोग बाहरी नहीं रहे। आप मुख्यमंत्री के खिलाफ ले किसको जा रहे हैं? आप कह रहे हैं सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के लिए है ये नारा, जो बाहरी और बंगाली का है, सिर्फ ये सियासी पार्टियों के लिए, आम लोगों के लिए ये नारा नहीं है? नहीं, आम लोगों के लिए नारा नहीं। ममता जी बार बार कहती है जो बंगाल में रहता है, यूपी का हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो, गुजरात का हो, कहीं से है, वो हमारा बंगाली भाई बहन है। लेकिन यह देखिए कि केरला में, सुन लीजिए, केरला में 88 साल के मेट्रोमैन श्रीधरन जी को मुख्यमंत्री घोषित किया जा सकता है, लेकिन उस पर भी आएंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा जहां सूटेबल लगता है वहां नाम चर्चा में रहता है, और जहां सूट नहीं करता वहां बात ही नहीं होती है। अरविंद सिंह जी जल्दी से जवाब दीजिए इस बात का। मुख्यमंत्री ने आज फिर से कहा है और एक तरह से ललकारा है, पहले भी वो कह चुकी है 20 की जगह 150 रैलियां कर लो, उससे होगा क्या? देखिए, ममता जी का सीट छोड़ना और भवानीपुर से नहीं लड़ना, ये अपने आप में दिखाता है कि वो बेहद घबराई हुई है और एक तरह से मेन लड़ाई के पहले ही उन्होंने स्वीकार कर लिया और मैदान छोड़ दिया है। आपको ध्यान होगा लोकसभा चुनाव के पहले ऐसे ही राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भागे थे दक्षिण भारत, उसी तरह से ममता जी भवानीपुर छोड़ के भागी है और गई कहाँ है? नंदीग्राम। उनको लगता है नंदीग्राम में कभी उन्होंने आंदोलन किया था तो मे भी वहां से चुनाव जीत जाए, लेकिन ममता जी के लिए बेहद संकट है। और जो नेता जिसको लगता हो कि वो खुद ही चुनाव नहीं जीत पाएगा, वो पार्टी को क्या चुनाव जिताएगा? बंगाल ने तो ठाना है ममता दीदी को भगाना है, बंगाल के जनता ने तय कर लिया है। और रह गई और किसको बैठाना है कुर्सी पर वो नहीं बताना है। आप जरा ध्यान दीजिए प्रियंका जी, लोकसभा चुनाव में भी ये कह रहे थे कि बीजेपी को 2 सीटें भी नहीं मिलेगी, हम 18 सीटें जीत कर दिखाए हैं। और हमारे साथ बंगाल की जनता है, बंगाल के लोग हैं। अरविंद सिंह जी, ममता बनर्जी तो कह रही है ना मैं मेरे लिए चुनाव लड़ रही हूँ, टीएमसी के लिए लड़ रही हूँ, आप सब लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? एक चेहरा तो बता दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रियंका जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो रणनीतिक रूप से हमने अपना कोई चेहरा घोषित नहीं किया था और हमें 2 सीटें मिली हमें उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद हमने श्रीमान तो ये भरोसा केरल को लेकर क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया, यही भरोसा केरल को लेकर क्यों नहीं है? उसी तरह से हम बंगाल में रणनीतिक रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी की इच्छा है, पार्टी डिसीजन लेती है, रणनीतिक रूप से उसको लगता है तो चेहरा घोषित करती है, नहीं लगता है तो नहीं करती है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है। अनुज आत्रे जी, अब बीजेपी और टीएमसी की रणनीति तो साफ है, लेकिन ममता बनर्जी एक चीज और भी दोहरा रही है कि चाहे आप हैं चाहे लेफ्ट है, सब बीजेपी से मिले हुए हैं। अपने अपने फायदे के लिए आप सियासी कायदा पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं कुछ दिन बाद। देखिए, ममता जी भी इस समय जैसे जैसे चुनाव अब नजदीक आ रहा है, चुनाव का बिगुल बन चुका है, वो कहीं ना कहीं बौखला चुकी है। कांग्रेस की बढ़ती हुई ताकत को देख करके ये दोनों ही दल बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। अभी अरविंद जी कुछ से पहले जो कुछ बोल रहे थे कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ करके भाग गए, श्रीमान जी आपको शायद जानकारी मैं दिलवा दूं कि इस देश में किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी चुनाव लड़ने जाता। भाई साहब, राजी तो बोल रहे बोला था, मेरे बात समझ में आ रही थी। आपकी पार्टी तो 3 में है ना 13 में है, आप तो कहीं भी नहीं है। जो पार्टी अपने दल अरविंद सिंह जी बोलिएगा, आप एक मिनट दे दीजिए, अनुज आत्रे जी को बोलने दीजिए, एक मिनट सवाल का जवाब तो दे दीजिए। आज वो लोग सवाल जवाब करते हैं जो खुद किसी 3 या 13 में नहीं। रही सवाल मैं अभी बात कर रहा था कि राहुल जी अमेठी में भी चुनाव लड़े, 3 में और 13 में नहीं है, हम बंगाल में भी और देश में भी है। आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं और कांग्रेस कहाँ है? जरा ये बताइए। और आपके नेता कहाँ हैं? मोदी जी को क्या कहेंगे? क्यों गुजरात में उनको क्या अपनी गुजरात की जनता पर विश्वास नहीं था, जहां से मुख्यमंत्री रहे इतने साल? तो क्यों नहीं लड़ने की हिम्मत हुई?
ये अधिकार मिला है अनुज जी जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो आप सोए हुए थे। मोदी जी ने गुजरात में 2 करोड़ से जीता था और बनारस में हर हर मोदी घर घर मोदी का अरविंद सिंह जी नई दिल्ली बहुत समय है, आप आराम से जवाब दे सकते हैं उनकी बातों का। अनुज यात्रा जी को बोलने दीजिए। जब वो एक जगह से नहीं लड़े तो ये सवाल अगर आप राहुल गांधी पे उतारे तो इसका मतलब सबसे पहले आप वाजपेयी जी और अडवाणी जी पर उतारे। अडवाणी जी से पूछिए क्यों नई दिल्ली से चुनाव लड़ते थे, कभी अहमदाबाद गांधीनगर जाकर के चुनाव लड़ते थे। तो ये चुनाव से रण छोड़ के भागना होता है क्या? अपनी जानकारी दुरुस्त करके आइए, उसके बाद बड़े नेताओं के बारे में बोलिए। ये भारतीय जनता पार्टी के सभ्य वक्ताओं को बैठा लेते हैं। अमेठी छोड़ के भागे थे और अमेठी की अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। अरविंद सिंह जी 1 सेकंड रुक जाइए। अनुज यात्रा जी उस सवाल का जवाब जल्दी से पूरा करिए जिसमें टीएमसी तो आपको भी कह रही है कि आप लोग कौन सा लोगों के सगे हैं, उस बात का जवाब दीजिए। क्या प्रश्न मुझसे पूछा आपने? जी अनुज यात्रा जी बोलिए। जी 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 देखिए, हम लोग किसके सगे नहीं है, हम लोग तो बंगाल के एक एक नागरिक, एक एक वोटर के सगे। लेकिन आज वो बताएं जो सत्ता पे बैठे हैं, जिनके ऊपर जिनको मैंडेट दिया था, जिन पे विश्वास किया था, क्या वो भरोसे पर पूरे उतरे हैं क्या? आज सगे और गैर सगे की बात जो करने वाले हैं वो पहले अपनी गिरबान में झांक करके यह जवाब दे कि जब बंगाल की जनता ने उनको भरपूर प्रचंड मैंडेट दिया, क्यों आज बंगाल पिछड़ा हुआ है? क्यों आज बंगाल में भुखमरी है? क्यों आज बंगाल में बेरोजगारी है? क्यों आज बंगाल में गरीबी है? क्यों आज बंगाल की गरीब नागरिकों को जो है, गरीब मजदूरों को जब बंगाल छोड़ करके देश के अन्य राज्यों में नौकरी करने जाना पड़ता है? तो हमारे को तो सत्ता में नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस बताएगी। ठीक है नीरज राय जी जवाब दीजिए। कांग्रेस भले ही मजबूती से नहीं लड़ रही है या अभी नहीं दिखाई दे रही है, चुनावों में लोगों का मन तो कभी भी बदल सकता है। कांग्रेस मजबूती से अगर इस मुद्दे को उठाए कि टीएमसी और बीजेपी आपस में किस वजह से लड़ रही हैं, एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं और दोनों ने अलग अलग जगह पर सत्ता देखी है लोगों ने आपकी, तो फिर कैसे भरोसा करेंगे आप पर? आप पे तो सबसे ज्यादा आरोप लगते रहे अभी तक। जी 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 मैं कुछ लॉजिक की बात करना चाहूंगा प्रियंका। तो अभी अरविंद भाई ने कहा, मैं अनुज भाई का भी दूंगा जवाब। अरविंद भाई ने कहा कि 2019 में हम 2 से 18 पे आ गए। आपने बहुत अच्छी बात कहा, लेकिन यह भी जानने वाले विषय है कि तृणमूल कांग्रेस 45 से 44 पे आ गई थी, 1% कम हुआ था। लेकिन सीपीएम और कांग्रेस की जवाबदेही बनती है। अनुज भाई आपसे ही सवाल है ये कि कोई पार्टी 30 से 7% पे और 23 से 10 से नीचे आ जाती है, इसके बाद मतलब साफ है प्रियंका कि लोकसभा चुनाव में सीपीएम और कांग्रेस ने वॉक ओवर देकर बीजेपी को 18 सीटें दिलवाई। आज बीजेपी परेशान है प्रियंका, इसलिए कि जो वो 40% इनका वोट परसेंट शेयरिंग था उसको बचाया कैसे जा सके, यह सवाल परेशान। और अरविंद भाई साहब आपसे भैया जो आप पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं, हम परेशान नहीं, आप बोल लेने दीजिए भैया, बोल लेने दीजिए हम। बोलिए ऐसा नहीं है कि आपके भी नेता छोड़ के आए हैं। जी आपके नेता छोड़ के आए हैं। सुजाता मंडल 2019 के चुनाव में आपके पार्टी की सबसे भारी नेता थी, जो कि 18 सीट आने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो आ गई है टीएमसी में और सौमित्र खान ने उनको तलाक का नोटिस भेज दिया था। और आप ही के नेता राहुल सिन्हा जी का जो ट्वीट है मीडिया पे नहीं चला था, उनके यूट्यूब पे चला था वीडियो बनाकर कि जो आए हुए आयातित नेता हैं उनको जगह दिया जा रहा है और हमको पूछा नहीं जा रहा है। तो यह आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, चुनाव के समय आना जाना लगा रहता है। लेकिन अब आइए, जो आपने कहा चुनाव ममता बनर्जी भवानीपुर हार जाती, आप अपने लॉजिक पे बिल्कुल सही हैं। उसी तरह से जिस मोदी जी के प्रधानमंत्री जी की बनारस की सीट है, वहां पर एमएलसी का चुनाव भी योगी जी नहीं बचा पाए। मोदी जी जब बनारस से जब लड़ रहे थे ना, तो उस दृश्य को आपने देखा, भाई साहब मोदी घर घर मोदी का नारा लग रहा था और अरविंद भैया मैं आपने कभी देखा है? अरविंद सिंह जी सुनिए, एक मिनट दे दीजिए। प्रधानमंत्री को चुनाव नहीं लड़ना है, वो मौका था जब लड़ा था। अभी ममता बनर्जी की बात हो रही है, उनकी रणनीति समझ लीजिए थोड़ा। प्रियंका थोड़ा सुन ले दीजिए। भैया आप सुनिए, आपने सही आदमी से गलत सवाल पूछ दिया। मैं बनारस और गाजीपुर से हूँ, गाजीपुर मेरा घर है, बनारस में भी रहना होता है। यह मत पूछिए कि आपने कभी बनारस देखा है, ठीक है? हवा में विदेश का रहने वाला नहीं हूँ, बनारस और गाजीपुर
को जानता हूँ भली बात, आप जो हाँ, तो सुनिए, इसीलिए नहीं भटकिए, मैंने आपसे, आप गाजीपुर को ज्यादा जान गए हैं, बनारस को ऐसा नहीं होता है। सुनिए, नहीं मैंने आपसे नहीं पूछा कि आप बनारस जानते हैं। आप 2014-19 का उदाहरण दिए हैं, मैं तुरंत का दिया हूं कि बनारस में एमएलसी नहीं बचा और गोरखपुर में नहीं बचा। तो यह जो होता है ना, समय के ऊपर निर्धारित होता है। पहले आपको मंथन करने की जरूरत है कि आयातित नेताओं को सर्वाधिक टिकट वितरण करेंगे या जो भाजपा के कैडर है राहुल सिन्हा जैसे लोग आरोप प्रत्यारोप न लगाएं। यह मंथन करने का विषय है। अच्छा नीरज राय जी, एक मिनट, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सेकंड। ठीक है अरविंद सिंह जी, आपसे मैं सवाल लूंगी आगे। आपके दोनों के पलड़े में बहुत सारे लोग हैं जो नए नए आए हैं, लेकिन आपके दो ऐसे नेता हैं जिनके वीडियो वायरल हुए जो ये कहते हैं कि वोट नहीं देंगे तो खेल होगा उनके साथ में, जो कहते हैं या तो हमें वोट दो या घर बैठो। तो ये टीएमसी की बौखलाहट है या यही स्ट्रेटेजी है जो लोगों को समझ में आती है बंगाल के? नहीं, देखिए ये बौखलाहट नहीं, ठीक है, ये बौखलाहट नहीं है। ये उन्हीं नेताओं का दिया जाता है। वो नेता अपने क्षेत्र में कर रहे हैं तो उस पर चुनाव आयोग को जो कार्रवाई करनी चाहिए होगी कार्रवाई करे। अब इसको आप टीएमसी की रणनीति कहें तो यह सर्वथा गलत है ना, यह सही चीज नहीं है। अगर मैं बैठकर आप पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, गलत बोलूंगा तो यह जिम्मेदारी पार्टी की हो सकती है, तो मैं पार्टी को डिफेंड कर रहा हूँ। लेकिन आप कहें कि यह रणनीति है पार्टी की, तो इसको तो कोई नहीं बोलेगा भाई। योगी जी गए थे वहां पे 2 तारीख को, बोलकर आए कि सभी गुंडे भीख मांगते नजर आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हो सकती है। विजय वर्गीय जी कहते हैं कि सभी अधिकारियों को मुर्गा बना दूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हो सकती है। हमारी रणनीति वो नहीं है, न हुई है न होगी। ठीक है, आपसे और भी सवाल लेंगे, लेकिन टीएमसी और बीजेपी ने जब उम्मीदवारों की सूची सामने आई और ममता बनर्जी की सीट बदलने की खबर आई तो कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं दी? क्या ये सीट बदलना ही तय करेगा कि पश्चिम बंगाल में क्या होगा, या फिर बाकी उम्मीदवारों के नाम देखकर ये थोड़ी ज्यादा हड़बड़ाहट है? सुनिए जरा, बीजेपी ने क्या रिएक्ट किया है इस पूरे मामले पर और टीएमसी ने क्या जवाब दिया कि वो कौन से सीट में कौन से प्रार्थी दे रहे हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि टीएमसी ने अपने प्रार्थी तालिका में जो नाम डालते हैं, कहीं ना कहीं वो उसको एक क्या कहूँ, एक डाइल्यूट करते हैं। बहुत अजीब अजीब लोग रहते हैं, बट आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। बट कुछ होने वाला नहीं है इसमें। हमारे जो भी प्रार्थी होंगे वो आसानी से जो है, हम 200 पार की जो लिमिट रखे वो हम जरूर करेंगे। 7 मार्च को पीएम की रैली है, उसमें मिथुन चक्रवर्ती जी के ज्वाइन करने की ये बात सामने आ रही है। मैं कोई स्पेकुलेशन के बारे में कोई भी बातचीत नहीं करूंगा। ये मेरे ख्याल से बंगाल का इलेक्शन बहुत सीरियस इलेक्शन है, बहुत सीरियस इलेक्शन है। इसमें किसी भी तरीके का स्पेकुलेटिव या रिमोट ममता दीदी को हराएंगे। शुभेंदु अधिकारी जी अगर वो खुद वहाँ से लड़ेंगे तो भी 50,000 से हराएंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। अगर कोई और भी और किसी और को भी टिकट मिले तो भी उसी को भी 50,000 से। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तैयारी और ममता बनर्जी की हुंकार ललकार ये बता रही है कि बीजेपी जो आज किसी भी समय अपनी उम्मीदवारों की सूची का ऐलान करने वाली थी, उसमें शायद देरी हो रही है। इंतजार है सभी को। लेकिन अब जल्दी से अरविंद सिंह जी जवाब दीजिए, फिर अनुज आत्रे जी से सवाल होगा। अभी बीजेपी किस तैयारी में लगी हुई है? ममता बनर्जी से आप पहले दिन से कह रहे हैं हम तो इन्हें 50,000 वोटों से हरा देंगे। क्या उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं? तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सौरभ गांगुली का इंतजार करें, मिथुन चक्रवर्ती के आने का इंतजार करें? केरल में तो आपने अनाउंस कर दिया, केरल में तो आपने पिक्चर साफ कर दी कि यहाँ क्या रहेगा, लोगों के सामने कौन सा चेहरा होगा, किसे पसंद करें। यहाँ फौज तो बहुत बड़ी है, लेकिन एक नाम जिसकी जरूरत होती है चुनावों में वो आप नहीं बता पा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर आधारित पार्टी है, इसका जमीन पे काम है। हमने होमवर्क पूरा कर लिया है। हमने सबसे पहले चुनाव की तैयारी शुरू की वेस्ट बंगाल में। हमारी पूरी तैयारी है। रणनीतिक रूप से जब आवश्यक होगा भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति नामों की घोषणा करेगी। नामों की घोषणा कब करना है हम ये अपनी रणनीति के तहत करेंगे। ये हमारी कमजोरी नहीं, हमारी रणनीति है घोषित करने का टाइमिंग चुनना। लेकिन जैसे आप चेहरों को लाकर टिकट देते हैं, उन्हीं टिकट मिले ही चेहरे में से कोई ना कोई चेहरा होगा, उस पर अभी भरोसा नहीं होता चुनावों के समय। देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है किसको कहां से फाइनली टिकट देना है। जो भी उपयुक्त कैंडिडेट हमें लगेगा, जो बंगाल के हित में होगा, इस देश। लेकिन जैसे शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि वो कुब्बत रखकर हरा देंगे ममता बनर्जी को।
कौन कह रहे हैं हरा? शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी जी हमारे नेता है, बंगाल में उनको कहीं से भी लड़ाइए वो हरा देंगे। बंगाल के आज के दिन में सबसे बड़े लीडर है, वो कह रहे हैं तो निश्चित रूप से हरा देंगे। तो ऐसे नामों पर विचार न करने की वजह कंट्रोवर्सी है इसके पीछे। शुभेंदु जी माफ कीजिएगा, पुराना छोड़ के बाकी है अरविंद जी, शुभेंदु के नाम पर अगर चर्चा नहीं है या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा या बताना नहीं चाहती है समिति, इसका मतलब ये है कि कंट्रोवर्सी इसके पीछे वजह है कि वो जब दूसरी पार्टी में थे तो आपके लिए लगभग विलेन थे, अब जब आपकी पार्टी में तो आपके सबसे अच्छे हीरो है हमारे वो। प्रियंका जी हमारे वहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको पहले भी बहुत विनम्रता से कहा कि भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम है, हमारा केंद्रीय चुनाव समिति नामों की घोषणा करती है, हमारी तैयारी पूरी है, हमारा होमवर्क पूरा है, रणनीतिक रूप से जब भी आवश्यक हो। ठीक है, आप कह रहे हैं पहले मिलकर सीटें निकाल लें, मिलकर सीटें निकाल लेते हैं, फिर फॉर्मूला देखेंगे कि सीटें हैं उतनी या कहाँ पहुंची। आपके पास मैं आऊं, लेकिन अनुज आत्रे जी, दो चीजें हैं, एक तो आपके आईएसएफ के साथ गठबंधन को लेकर दिल्ली से आवाजें गई कि ये क्या हुआ, ये कौन सी विचारधारा है, दूसरा आरजेडी का वहां जाकर ममता बनर्जी को सपोर्ट करना, दोनों चीजों पर जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक आईएसएफ के साथ कांग्रेस की गठबंधन की बार बार आवाज की जा रही है, तो ये कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है और आपको भी, आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारा उनके साथ सीधे तौर पर कोई अलायंस नहीं। हमारा सीधा अलायंस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ है, सीपीआई के साथ है। सीपीआई ने अपने कोटे से उनको सीटें दी हैं, उनके साथ उनका अलायंस है, वो एक अलग चीज है। और रही सवाल जो ये जो बार बार जो कांग्रेस का अगर अलायंस की बात उठा भी रही है कि उनका गठबंधन आईएसएफ के साथ है, तो ये भारतीय जनता पार्टी और जब इनके मिले जुले जल आपस में जब ये गठबंधन करते हैं, अगर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो है इनके सबसे पहली सहयोगी रही है। ममता जी वाजपेयी जी की सरकार में मैं जवाब देना चाहूंगा, तो ये तो जब आपस में ये लोग मिलकर के अलायंस करते हैं, गठबंधन नहीं, आईएसएफ के साथ गठबंधन पर आपके नेताओं का एतराज था। मैंने कहा दिल्ली से लोग कह रहे थे अरमा शर्मा वर्मा को नहीं पता बंगाल में क्या होना है। देखिए, ये लोग कुछ भी कहते रहते हैं, ये इनकी भाषा शैली को पूरा देश की जनता जानती है कि ये सारे लोग हैं, इनके ऊपर अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं है, किसी के लिए कुछ भी बोल देना। आज ये अपने सत्ता के घमंड में अपने प्रियंका जी मैं बोलना चाहूंगा के दम के ऊपर ये लोगों को। अनुज आत्रे जी ने सवाल नहीं सुना लगता अच्छे से, मैं कह रही हूँ आपके नेता कह रहे थे बंगाल में कौन सी विचारधारा के साथ हम लोगों ने गठबंधन कर लिया, और बंगाल के आपके जिम्मेदार लोग कह रहे थे अरमा शर्मा को नहीं पता बंगाल में क्या करना है, कैसे करना है, उनकी जिम्मेदारी है। मैं उसकी बात करती, लेकिन जल्दी से एक कमेंट आप आरजेडी पर करिए कि ये कैसा रिश्ता हुआ आपका, बिहार में चल रहा है और दूसरी जगह आपके ऑपोजिट जाकर ताकत दी जा रही है। देखिए, आरजेडी जहां तक उसकी बात की जाए तो एक वो स्वतंत्र दल है, इंडिपेंडेंट, उनका अपना रूप से राजनीति करते हैं। अभी हमारा आरजेडी कोई हमारा यूपीए में शामिल नहीं हुए। ये अलग बात है कि हमने बिहार चुनाव में भी पिछले वर्ष उनके साथ हमारा अलायंस रहा था, वो अलायंस पूरी तरह से कारगर नहीं हो पाया, लेकिन हमारा उनके साथ अलायंस जो है केवल बिहार तक से नहीं था। अन्य प्रदेशों में वो भी स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए, हम भी स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। वो किसके समर्थन में जाते हैं, किसके साथ चुनाव लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं, ये आरजेडी को अपने विवेक के ऊपर अपना उनको निर्णय लेना है। जहां तक कांग्रेस की सवाल है, हम अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं और अपने दम पर आपको वहां पर सरकार बना करके दिखाएं। ठीक है, अरविंद सिंह जी क्या आपत्ति थी आपको बताइए जरा। देखिए, मैं बताता हूँ, आईएसएफ के साथ चुनाव मिलकर लड़ने की इनकी जब घोषणा हुई, उसके तुरंत बाद कांग्रेस के डिप्टी लीडर आनंद शर्मा जी का ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के नीति के संगत नहीं है, ये गलत बात है। और आपको बताऊं, कांग्रेस का डिफेंड उस समय किया, गांधी परिवार का डिफेंड किया इनके प्रवक्ता सुरजेवाला साहब ने, और उन्होंने चेहरा बचाने के लिए केवल इतना कहा कि हम नहीं गए हैं आईएसएफ के साथ, गया कौन है, सीपीएम गया है, सीपीएम ने अपने कोटे से सीटें दी है। यानी इनडायरेक्टली लोगों ने मान लिया कि आईएसएफ सांप्रदायिक है, आईएसएफ के साथ समझौता नहीं होना चाहिए, हम समझौता नहीं कर रहे हैं, सीपीएम ने अपने कोटे से दिया है, ऐसा इन्होंने फेस सेविंग के लिए बोला। लेकिन जब आप उसके साथ जा रहे हो, उसके लिए सीटें छोड़ रहे हो, उससे हाथ मिला रहे हो, उससे मन साझा कर रहे हो, तो ये सीधे सीधे उससे हाथ मिलाकर लड़ना होता है और ये आपका सांप्रदायिक चेहरा, दोहरा चेहरा, दोगला चेहरा बाहर आता है। और केवल यही नहीं, केवल बंगाल ही नहीं, महाराष्ट्र में ये शिवसेना पे आरोप लगाते रहे हैं, आज उसके साथ सरकार बनाए हुए हैं। केरला में ये मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाते हैं,
केरल में सीपीएम को जी भर के गाली देते हैं और बंगाल में आकर उनके साथ चुनाव लड़ते हैं। तो ये कांग्रेस का दोगलापन है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस इस लायक रही नहीं गई है कि किसी भी स्टेट में चुनाव लड़े। इसको 3rd नंबर का और 4th नंबर का पार्टनर होके ही अब चुनाव लड़ना है। इनका कहीं अस्तित्व देश में रह नहीं गया है, 1-2 राज्यों को छोड़कर। अब ये कांग्रेस से तो मतलब आप टक्कर महसूस ही नहीं कर रहे किसी भी राज्य के चुनाव में। जो पार्टी अपने दल का नेता नहीं चुन पा रही है वर्षों से, वो राज्यों में चुनाव क्या लड़ेगी और दूसरे पार्टियों को टक्कर क्या देगी? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सबसे बड़ी समस्या। ठीक है नीरज राय जी, जवाब भी दीजिए। और एक सवाल भी है आपसे, क्योंकि ममता बनर्जी जब से चुनावों का ऐलान हुआ है तब से बीजेपी की टक्कर मानकर चल रही है लगभग, लेकिन अब जब आरजेडी ने सपोर्ट किया, वही आरजेडी जो बिहार में कांग्रेस के साथ है, इस सपोर्ट को क्या माना जाए कि जरूरत है ममता बनर्जी को ऐसे किसी समर्थक की? देखिए, हाँ, अब मैं आपको जवाब दे दे रहा हूँ। पहले अरविंद भैया का मैं सुन रहा था, प्रियंका अरविंद भैया से लगाया तो इनके पार्टी के जितने वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता हैं अति उत्साह में दूसरों के घरों की जानकारी तो बहुत बढ़िया से देते हैं। नीरज जी, आपसे जो क्वेश्चन हुआ है उसका जवाब दीजिए। मेरे ऊपर आगे तो फिर मैं आपके बारे में बोलने लगूंगा। आपसे जो एंकर ने क्वेश्चन किया है उसका जवाब दीजिए। आप उस क्वेश्चन को छोड़ के मेरे ऊपर आएंगे तो मैं बोलने लगूंगा। आपके वहाँ बुआ भतीजा के अलावा और क्या है? आपके पार्टी में क्या है? आपके पार्टी में 2 ही चेहरा है, एक बुआ है और दूसरा भतीजा है। एक बुआ है अरविंद सिंह जी, अरविंद सिंह जी सवाल का जवाब तो ले लीजिए। अरविंद सिंह जी, नीरज राय जी को सुनिए तो सही क्या कह रहे हैं। नहीं सुनिए, हम बता रहे हैं भैया, आप सुन लीजिए। आप तो दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन पीडीपी के साथ आप गए थे उस समय, आप बहुत अच्छे संस्कार लेकर चले थे। आप लोग सुविधा के अनुसार से राजनीतिक दृष्टिकोण बदलने वाले हैं। उम्र का आधार बनाकर सुनिए तो चुनाव लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं और देश के हितों को आगे रखते हैं। हमारे वहाँ कोई बुआ भतीजावाद नहीं होता है, हमारे वहाँ कोई व्यक्ति प्रधान नहीं होता है। अरविंद सिंह जी प्रधान होती है। ठीक है अरविंद सिंह जी, मैं आपसे मुद्दे पर भी सवाल लूंगी, राष्ट्रवाद और दूसरे भतीजावाद पर भी। नीरज राय जी एक बार अपना जवाब दें। सुन लीजिए, उम्र को आधार बनाकर आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को किनारे कर दिए और केरला में जाकर 88 साल के श्रीधरन को मुख्यमंत्री नामित कर दिए। और बंगाल में ऐसा सुनिए ना, अरे जोशी जी का कोई स्टेटमेंट है क्या? बोलने दे, टीवी पर बैठ के आप अनर्गल बातें कर रहे हो, टीवी के ऊपर बैठ के अनर्गल बातें कर रहे हो। हमारे पार्टी के सीनियर लीडर ने कोई टिप्पणी किया है? अरविंद सिंह जी, दोनों नाम हमारे अरविंद सिंह जी, नाम है। अरविंद सिंह जी, अरविंद सिंह जी के नाम है ये। अरविंद सिंह जी, अरविंद सिंह जी आपको आवाज मिल रही है? अरविंद सिंह जी, आपको आपत्ति रखने का पूरा मौका मिलेगा। आप नीरज राय जी को सुन लीजिए और सारी परेशानियां बता दीजिएगा कहाँ आप सहमत नहीं है। तुम तड़ाम पे बात नहीं होनी चाहिए। आपको मैंने कहा कि 88 साल के श्रीधरन पे आधार खत्म हो गया उम्र का, और बंगाल में ममता जी मुख्यमंत्री हैं, तो वहां पर देश के साथ खिलवाड़ करते हुए सम्मानित पद पे बैठे हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपना प्रचार मंत्री बनाए घूम रहे हैं और इनका एक चेहरा नहीं है। और ममता बनर्जी को जिस दिन इन लोगों ने चैलेंज दिया उसी दिन उन्होंने घोषणा किया कि नंदीग्राम से मैं चुनाव लड़ूंगा, और इनके नेता हाईलाइट होने के लिए, अरे इतना ही आपको गट्स है चुनाव निकालने का तो नाम घोषित कर दीजिए ना। ममता जी ने तो बोला था, अमित शाह जी को बोल दीजिए। आपको भाषण देने की आदत है, आपसे पूछ कर भाई, आपको पता है मुझे बात बोलने हमारे दल के भी बड़े नेता है और पार्टी के नाते जहाँ चुनाव होता है वहाँ वो जाते हैं। ठीक है अरविंद सिंह जी, आपको लग रहा है, एक सेकंड, अरविंद सिंह जी आपको लग रहा है कि टीएमसी से मुद्दा बना रही है? अरविंद सिंह जी, आपको लग रहा है कि मुद्दा टीएमसी के लिए है कि आपने केरल में मुख्यमंत्री का नाम दिया, आपने केरल में विचार किया और बाकी राज्यों में नहीं किया जहां साथ में चुनाव हो रहा है? आपको लगता है ये टीएमसी के लिए मुद्दा है? आप ही के सांसद ने ट्वीट किया है, देख लीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है इस पूरे मामले को लेकर कि जो केरल में रणनीति दिख रही है उसके मायने समझाए हैं। ट्वीट देखिए जरा क्या किया है। कहा है कि अब केरल में सीएम के लिए भाजपा ने 89 साल के श्रीधरन को बीजेपी का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दूसरे शब्दों में 75+ नेताओं के लिए मार्गदर्शक मंडल के रूप में तैयार किया गया वनवास एक सुविधाजनक कदम था क्या? मेरा सुझाव है कि आडवाणी
जोशी और शांता कुमार को 2024 में चुनाव लड़ना चाहिए। अब जवाब दीजिए अरविंद सिंह जी इस बात का। ये टीएमसी के लिए नहीं, ये किसी के लिए भी मुद्दा होगा कि केरल में कैसे आपकी रणनीति बदल गई। देखिए, हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो ट्वीट किया है उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने यह भी कहा है कि सोनिया गांधी विदेशी एजेंसियों की एजेंट है। जवाब दीजिए ना, अपने पे पश्चिम बंगाल में सुनिए जरा अरविंद सिंह जी, पश्चिम बंगाल के लोगों को ये जानना है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के लिए क्या करेगी, तो आप कहेंगे नहीं जी हम तो सिर्फ राष्ट्रवादी हैं, हम सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करेंगे, भाई भतीजावाद के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या वो महंगाई की बात नहीं करेंगे? आपसे सीधे पूछिए, केरल की बात आप करें, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, आपके मुख्यमंत्री तय करने से उन लोगों का क्या लेना देना है? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका जवाब हम दे रहे हैं। आयुष्मान भारत परियोजना जो बंगाल में लागू नहीं किया ममता जी ने कट मनी के चक्कर में, उसको लागू करेंगे। किसान केरल के मुख्यमंत्री की उम्र और उनका नाम साझा किया, आपके नेता तंज कस रहे हैं यहाँ पर। हिंसा से मुक्ति दिलाएंगे हम, बंगाल में बमबाजी हो रही है, बमबाजी को रोकेंगे। बंगाल में गुंडागर्दी है, उस गुंडागर्दी को खत्म करेंगे। अरविंद सिंह जी, जो आज किया जा सकता है उस पर बोलेंगे, लगाएंगे और जो चुनाव से पहले किया जा सकता है उस पर बोलेंगे, लॉ ऑर्डर कायम करेंगे ताकि बंगाल का विकास हो सके। नीरज राय जी, क्या मजबूरी होगी इस समय पश्चिम बंगाल में अगर कोई चेहरा नहीं दिया जा रहा? मैं आपके पास आऊंगी अनुज यात्रे जी इसके बाद। क्या मजबूरी होगी ऐसी? क्या बीजेपी की ऐसी कौन सी मजबूरी होगी कि पश्चिम बंगाल में खुद को मजबूत बताते बताते भी कोई चेहरा नहीं आगे? बस देख लीजिए। पहले तो मैं एक पूछना चाहूंगा अरविंद भैया से कि आपको ये पता है अभी नीरज भाई हमारे जो है बहुत अच्छे व्यक्ति है, ममता जी जैसे ये भी घबराए हुए हैं, जवाब नहीं दे पा रहे। भैया जवाब दे रहा हूँ। बंगाल में कितने लोगों को किसान सम्मान निधि देने की बात आपकी हुई थी, पता है आपको? आयुष्मान की जो आप लोग लेकर टपली पीटते हैं, आपको पता है कि आयुष्मान योजना के पहले वहां पर योजना स्वास्थ्य साथी चल रहा है पिछले 8 सालों से? आपको पता है कि आपसे बेहतर योजना चलती है वहां पर? पूरे देश को पता है कि 73 लाख किसान परिवारों को कट मनी के चक्कर में आयुष्मान भारत योजना बंगाल में लागू नहीं करने दिया। अब तो मैं कह दूं, तब तो मैं भी आपको पूरे देश को मोदी पता जी है की तरह जुमलाबाजी में आप भी मस्त है। मोदी जी का कहीं नाम न हो जाता है इसके चक्कर में, उसका फायदा जुमलेबाजी में मस्त है। ठीक है नीरज जी, अरविंद सिंह जी, ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, आप एक एक कर बोलेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अनुज यात्रे जी, इस पूरी तस्वीर में कांग्रेस जो आप ये कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, हम लड़ेंगे, उसमें कहीं चुनावों में आपका मजबूती से लड़ना, ऐसा तो नहीं कि ममता बनर्जी से नाराज लोगों का वोट आपके पास आएगा या आपसे भी बट जाएगा? क्योंकि ऐसा बहुत कम स्टेट में हमने देखा है कि जहां कांग्रेस लड़ती है पूरी ताकत से लड़ती है। पश्चिम बंगाल के अंदर अभी तक कोई बड़ा नेता दिल्ली से या ऐसा कोई चेहरा पश्चिम बंगाल को मजबूती देता हुआ नहीं दिख रहा जो सीधा कहे कि ममता बनर्जी इस बार हटाकर हम अपना चेहरा मुख्यमंत्री के लिए लाने वाले हैं। देखिए प्रियंका जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, हम लोग पूरे देश को एक दृष्टि से हाँकते हैं। हम कहते हैं कि अखंड भारत के रूप में हम सारे देश को देखते हैं। 5 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं एक साथ में, और पश्चिम बंगाल की बात करें तो 8 से 9 चरणों में जो है चुनाव आयोग ने जो है चुनाव वहां घोषित किया। न जाने इतना लंबा चुनाव क्या वहां कराने की आवश्यकता थी, किसके सारे पर ये तारीखें घोषित की गई है, ये पूरा देश जानता है। लेकिन सवाल जहां तक बंगाल की बात है तो कांग्रेस के नेता निश्चित तौर पर वहां पर जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जिन जिन नेताओं की जिम्मेदारी वहां लगी हुई है, लगातार वहां काम कर रहे हैं। और आप बार बार इस तरह से इशारा कर रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि तमाम प्रदेशों में अभी जैसे जैसे जिसके नेताओं के कार्यक्रम चल रहे हैं, अभी केरल में भी चुनाव है, असम में भी चुनाव है, पुडुचेरी G3 की तो अलग रोज मीटिंग होती है, अध्यक्ष कभी किसी के साथ बैठते नहीं है आपके पार्टी के। मुझे लगता है कि इस तरह से चर्चा नहीं होती। अरविंद जी थोड़ा सा सुन लीजिए, आप सबके बीच में बोलेंगे। नहीं, सब में कूदेंगे ये, आप पे भी कूदेंगे भाई, हमारे पे भी कूदेंगे ये। सभ्यता से कर लीजिए, हम आपको पूरे धैर्य से सुनते हैं, तो सुनने की हिम्मत रखिए आप।
क्यों बौखला देते हैं? जब क्योंकि अभी आपका नंबर आने वाला है, आपको पता है मैं आपके विषय में बोलूंगा, आपके नेताओं के विषय में बोलूंगा, तो आप बीच में चर्चा को डिरेल करने का प्रयास करते हैं। नहीं जीतने वाले आप बंगाल, ये सपना दूर ही रहेगा। सोनार बंगला का ये जो छोटा वायदा कर रहे हैं आप लोग, जो क्वेश्चन होता है उसका जवाब तो आप देते नहीं है। जनता लेकिन अरविंद सिंह जी, आप बोलने भी तो दीजिए ना, आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा कि क्या अनुज आत्रे जी ने सही बोला और क्या गलत बोला। हर चुनाव में वही घिसे पिटे वायदे। ठीक है, अनुज आत्रे जी बोलिए। पूरे देश के मुद्दे आपके हाथ में हैं, टीएमसी के खिलाफ सारे मुद्दे आपके हाथ में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के मुद्दे आपके हाथ में हैं, अपनी सरकारों के स्टेट के मॉडल आपके हाथ में हैं। फिर बताइए जरा क्या पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल आपने जो कहा उसी आधार पर हमारी, मैं आपको एक बात बता दूं प्रियंका जी, आप इसको कांग्रेस की एक हमारी शैली कहिए, खूबी कहिए, एक ईमानदारी कहिए या कमजोरी। वर्तमान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों का नैरेटिव बदल दिया है, चाहे प्रदेश के चुनाव हो या केंद्र के चुनाव हो, ये केवल और केवल धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसी के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, देश को बांटो और राज करो वाली स्थिति पर चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस विचारधारा कभी ऐसी नहीं रही। हमने कभी भी विभाजन की राजनीति, बांटने की राजनीति, धर्म के आधार पर, मत के आधार पर लोगों को बांटने लड़ाने का काम नहीं किया। आज लगातार सरकार बनाने में कामयाब हो रहे, एक अलग बात। लेकिन जब दूरगामी नतीजे देखेंगे तो देश को आज तबाह करने की राह पर चल चुके हैं। जिस तरह से देश को आज सांप्रदायिकता का जहर घोलने का काम कर रहे हैं, देश में कट्टरवादिता बढ़ रही है। आज देखिए कि पूरे देश से लेकर के विश्व भर में आज भारत का क्या छवि बन चुकी है, हमारी क्या छवि बनाती है ये सरकार ने रह करके। मैं बोलूं ऐसा देश, अनुज आत्रे जी, इसका मतलब तो ये है कि लोग इस समय, जैसा आप कह रहे हैं कि बीजेपी से नाराज भी हैं, परेशान भी हैं, ऐसे में तो सबसे ज्यादा चांसेस आपके होने चाहिए मैदान में, सबसे ज्यादा चांसेस आपके होने चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई फौज इस समय दिख रही है ममता बनर्जी को भी या पश्चिम बंगाल के लोगों को, वो बीजेपी दिख रही है। इसका क्या मतलब है? नीरज राय जी, आप बताइए जरा, ऐसा क्या है कि आप कंपटीशन में बाकी पार्टियों को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ बीजेपी आपको दिख रही है वहां? नहीं, देखिए, इसलिए बीजेपी को हम देख रहे हैं कि दूसरे के उस समय जो वोट शेयरिंग ट्रांसफर हो गए, तो अब भाजपा को हम इसलिए बोल रहे हैं कि भाजपा अपना वोट शेयरिंग बचाने की कोशिश करे। टीएमसी को हराना भाजपा के बस की बात नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कांग्रेस और सीपीएम तो अपना वोट परसेंटेज अपने में खींच ही लेंगे। एक बार जो गलती कर दी है लोग दोबारा गलती नहीं करेंगे। और भाजपा का जो कहानी है, देश के अंदर इनकी सरकार है, लगभग 18 प्रदेशों में इनकी सरकार है, अपने इन्होंने कितना विकास किया है उस पर नहीं जाएंगे। भाई भाई की सरकार चल रही है लेकिन इनको बुआ भतीजा याद आ रहा है। सभी भ्रष्टाचारी इनके खेमे में चले आ रहे हैं लेकिन वो साफ सुथरा हो जा रहे हैं इनके पास, उसके जांच नहीं होती है। और ये दूसरे के घरों में झांकने की प्रक्रिया इनकी बहुत पुरानी है, इसलिए सब लोग आदती हो गए हैं। हाँ बोलिए प्रियंका जी, मैं बोलूंगा। बोलिए अरविंद सिंह जी, बोलिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बीच में भी कोई नहीं बोलेगा, मैंने बहुत ध्यान से सुना। देखिए, सबसे पहले मैं अनुज जी को जवाब दूंगा। मुझे बहुत हंसी आती है, भारत को धर्म के आधार पे 2 टुकड़ों में बांटने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसने धर्म के आधार पे पाकिस्तान स्वीकार किया, जब कहती है कि हम सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करते हैं तो मुझे हंसी आती है। दूसरा, इस पार्टी की अध्यक्षा और पूर्व अध्यक्ष जमानत पे भ्रष्टाचार के मामले में बाहर हो, वो ईमानदारी की बात करती है तो मुझे हंसी आती है। और वो कांग्रेस पार्टी जिसके सीनियर 23 लीडर्स कर रहे हैं कि नेतृत्व ठीक नहीं है और अध्यक्ष का चुनाव तक नहीं हो पा रहा है, वो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम रणनीतिक रूप से एक है, चौकस है और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे हंसी आती है। ये कांग्रेस का वर्तमान का चेहरा है। ये बोलने के पहले जरा सोच क्या बोल रहे हैं। दूसरा, मैं नीरज जी को कहना चाहूंगा, मोदी जी पे बार बार आरोप लगा रहे मोदी जी बंगाल क्यों आते हैं। अरे भाई, वो हमारे पार्टी के सर्वोच्च लीडर है, वो जहां भी बीजेपी की चुनाव होगी और संगठन कहेगा वहां जाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं, होती है देश के प्रधानमंत्री हैं, वो घबराहट नहीं हो रही है। अभी आप बीच की बात पहले हर बार आप बोल रहे हैं, उसका पालन भी करिए। आप डरे हुए हैं कि ममता बनर्जी का जो का खेल है ना, जिसको उन्होंने मीडिया के सामने इकरार किया है, वो सामने आएगा। मोदी जी आपके नेता हो गए, लेकिन देश अरविंद सिंह जी, ऐसे बहुत सारे राज्यों में जाकर
अरविंद सिंह जी, बहुत सारे राज्यों में जाकर केंद्र की तरफ से मंत्रियों ने, आपकी फौज ने बहुत राज्यों में जाकर कोशिश की है, लेकिन पश्चिम बंगाल बाकी राज्यों जैसा नहीं है। बाकी राज्य देख रहे हैं कि आप लोगों ने पहले बहुत सारे प्रयास ऐसे किए हैं, वोट मिलने के बाद उन राज्यों में क्या हुआ है लोग ये भी जानते हैं। अब पश्चिम बंगाल में एक कैप्टन नहीं है आपके हाथ में ये बताने के लिए कि ये फॉर्मूला है हमारा, दीदी के मुकाबले में दादा होंगे या कोई और अधिकारी होंगे, ये नहीं बता रहे। और दूसरी बात आप ही के सांसद कह रहे हैं कि क्या केरल का फॉर्मूला है और बाकी जगह पर आप क्या कर रहे हैं। एक जगह तो आपके लिए उम्र नंबर नहीं है और दूसरी जगह मार्गदर्शक मंडल आपके पास। मैंने उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल आपके सामने रखा। रणनीति के तहत हमने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया। और अगर मैं ये कहूँ कि आपको दिल्ली जैसा डर लगता है, दिल्ली में चेहरा लाए थे आप, रणनीति के तहत नहीं घोषित कर रहे हैं, इसका जवाब दे दिया हूँ ना, 2 बार दे दिया हूँ, तीसरी बार आप वही क्वेश्चन कर रही है। आप मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से प्रधानमंत्री योजनाएं गिना रहे हैं, हमारी तरफ से प्रधानमंत्री और पूरी फौज जाकर पश्चिम बंगाल जीतने की कोशिश कर रही है। चलाना पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री को कि मुख्यमंत्री को? हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी रणनीति है। अनुज आत्रे जी, आपकी नजर में ये फॉर्मूला तो बहुत सारे स्टेट में लोगों ने देखा है, लोगों को जमीनी हकीकत जाननी है कि पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या है जो बीजेपी इसको बदल सकती है या कांग्रेस बदल सकती है, उस पर तो बात नहीं हो रही है। देखिए, जिस तरह से ये जब से 2014 से नई भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है, जो ये मोदी जी और शाह साहब की जो ये पार्टी तानाशाही तरीके से जिसमें भारतीय जनता पार्टी में सुन लीजिए के नाम का कर लिया कीजिए, जब इनको बुलाया कीजिए अकेले, इनको पूरा शो दे दिया कीजिए। हम लोग सुन लिया। आप कौन होते हैं डिक्टेट करने के लिए? जब अरविंद सिंह जी, मुझे लगता है हमने 4 से 5 बार इसी बात पर बात की है कि आप एक कर बात रखिए। 4 से 5 बार मैं बोल चुकी हूँ कि एक कर बात रखिए। अब आप बोलेंगे, अनुज आत्रे जी, नीरज जी और मैं सब बोलेंगे तो आपकी बात सुनेगा कोई? तो अनुज आत्रे जी बोलिए। देखिए, ये बार 2014 से कम इन्होंने 26 प्रदेशों में इन्होंने सरकार दी थी, वायदे वही किए, सब जगह यही वायदे किए, जहां जहां इनकी सरकार नहीं थी, कहीं भी जो विपक्षी दलों की सरकार थी, सब जगह इन्होंने बोला कि हम जाकर के वहां की सूरत बदल। आज बता दीजिए कौन से एक प्रदेश की आपने सूरत बदल दी? आप 2017 से लेकर के 2021 4 साल हो गए उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार। जवाब दूंगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसका मैं जवाब दूंगा। मैं सुनने नहीं आया हूँ, मैं जवाब दूंगा, मैं सुन रहा हूँ। आप गलत बात है, सुन लीजिए, थोड़ा सभ्यता से कीजिए, सभ्यता से करते। अच्छा, आप लोग सभ्यता सीखिए, मैं सुन रहा हूँ, मैं जवाब धैर्य रखिए। कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां पर इन्होंने ये गुजरात मॉडल लेकर के देश की जनता के सामने आए थे? आज गुजरात मॉडल क्या किसी भी मॉडल की बात नहीं करते, क्योंकि वो भी एक मॉडल का झूठा साबित। आज बंगाल में जाकर के सोनार बांग्लादेश की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि 7 साल से जब केंद्र में बैठे हैं तो फिर खुद आइए इन पर बकवास की बताएं। आपने 7 साल से कौन सी केंद्र की योजना से आपने बंगाल का उद्धार किया है? कौन से आपने नए इंडस्ट्रीज गुजरात में लगाए हैं? कौन से आपने? ठीक है, एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से नीरज जी, और उसके बाद जल्दी से आप भी अपना जवाब दीजिएगा अरविंद सिंह जी। अनुज जी, कॉलेजेस आपने बनाए हैं, मैं बता दूं आपको प्रियंका कि प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, किसी एक पार्टी का नहीं होता। अगर प्रधानमंत्री जी अपने पद के सभी अरविंद सिंह जी, दो लाइनें क्लोजिंग कमेंट है, उसमें कौन सी आपकी हार जीत तय हो रही है? 2 मिनट दे दीजिए, बोलिए नीरज जी। जी प्रयास करते तो हम अंगुली नहीं उठाते, लेकिन अपने नीचे के पद के लिए भी उनका चेहरा, यहाँ तक ग्राम प्रधान के चुनाव में भी मोदी जी का चेहरा यूज करें। ऐसा आपके नेता हो सकते हैं, लेकिन देश के संवैधानिक पद पे बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। इतना भी जलील मत कर दीजिए देश के प्रधानमंत्री के पद को कि आगे आने पे भी उन लोगों को शर्म आए। ठीक है नीरज जी, अरविंद सिंह जी का शिकार आप लोग हो चुके हैं। ठीक है अरविंद सिंह जी, जल्दी से जवाब दीजिए इस बात का। वो तो ममता बनर्जी और टीएमसी को तो अपनी परिस्थिति नजर आ रही है कि वो कहां जा रहे हैं, क्या उनका एजेंडा है, कैसे बचाना है प्रदेश को, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं उसमें आपने एक मॉडल नहीं कभी पेश किया। एक बार गुजरात मॉडल की बात हुई, उसके बाद योगी जी अपने हिसाब से बता रहे हैं उनके प्रदेश में क्या हो रहा है। कोई नया मंत्री जाएगा वो केंद्र की बात करेगा, प्रधानमंत्री जाएंगे देश की बात करेंगे, तो कोई एक मॉडल नहीं आपके पास बताने के लिए कि वहां ज्यादा बेहतर है, चलिए उसकी बात करते हैं।
प्रियंका जी, 1 मिनट में मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। अमित जी ने कहा कि इन्होंने क्या मॉडल दिया है, क्या किया है। देखिए, इस देश की जनता तय करती है कि सरकारें सफल है या असफल है। भारतीय जनता पार्टी जिन जिन स्टेटों में आ रही है, लगातार वहां दोबारा तिबारा आती जा रही है। तो ये प्रूव करता है कि हमारी सरकार कामयाब है। और मोदी जी की प्रशंसा और भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा देश ही नहीं, कोरोना की लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी हमारी प्रशंसा हो रही है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, जो नीरज भाई ने आरोप लगाया, प्रधानमंत्री जी हमारे पार्टी के भी नेता है और बंगाल में जाने के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन उठाया। ये प्रूव करता है कि इनके अंदर बौखलाहट है। और ये ठीक है, अरविंद सिंह जी, नीरज राय जी, अनुज आत्रे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए और पश्चिम बंगाल की मुद्दे पर आपने अपने विचार भी रखे और ये भी जाहिर किया कि अब पश्चिम बंगाल के अंदर वो समय आ गया है जब अगले कुछ ही दिनों के अंदर सभी पार्टियों को अपनी टीम का, उम्मीदवारों का ऐलान करना होगा। लेकिन ममता बनर्जी ने सबसे पहले ऐलान करते हुए ये तो जाहिर कर दिया कि अभी भी ममता बनर्जी पूरे यकीन के साथ ये कह रही हैं कि बंगाल के अंदर बाहरी लोगों को अगर जमना है, यानी सियासतदानों को कदम रखना है, तो लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।